हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज हम पढ़ने वाले हैं बोन फॉर्मेशन, बोन का ग्रोथ, बोन का डेवलपमेंट और फिर बोन अगर हमारी फ्रैक्चर हो जाती है या कुछ डिसइंफॉर्मेलिटी हो जाती है तो फिर वो रिपेयर कैसे होती है और हम बोन हीलिंग के बारे में आज पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। बोन ग्रोथ एंड फॉर्मेशन इन्वॉल्व प्रोसेस सच एज ओसिफिकेशन। बोन का ग्रोथ होना, बोन का फॉर्मेशन होना, ये क्या कहलाता है? हमारा ओसिफिकेशन कहलाता है। कहीं पे भी कर ओ एस शब्द आता है तो समझ जाइए कि वो क्या है, हमारा बोन का फॉर्मेशन है, बोन से रिलेटेड बातें हो रही है। ठीक है। वेयर ओस्टियोब्लास्ट क्रिएट न्यू बोन टिश्यू। बोन का फॉर्मेशन कैसे होता है? जो हमारी ओस्टियोब्लास्ट सेल होती है, पहले तुम्हारी ओस्टियोक्लास्ट आती है कि ओस्टियोक्लास्ट जो होती है हमारी, वो हमारे बोन्स को, टिश्यूज को वगैरह को हमारे पहले वो कट करने का काम करती है। उसके बाद हमारी ओस्टियोब्लास्ट जो आती है वो हमारे नए सेल बनाती है उससे। ठीक है। तो देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ ओसिफिकेशन। जो हमारा ओसिफिकेशन का स्टेप होता है वो हमारा मेनली दो टाइप से होता है। पहला हमारा इंट्रा मेम्ब्रेनस होता है, जहाँ जिसमें क्या होता है कि जो हमारी फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है, इंट्रा मेम्ब्रेनस में ये होता है कि जो हमारी फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है उससे हमारा बोन रिप्लेस होता है। और दूसरा हमारा एंडोकॉन्ड्रल आता है। एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन में क्या होता है कि वेयर कार्टिलेज इज रिप्लेस्ड बाय बोन। जहाँ पे हमारी जो कार्टिलेज होती है, कार्टिलेज हमारी बोन में रिप्लेस होती है। ठीक है। यहाँ पे डिटेल्स, अपन डिटेल्स पढ़ते हैं बोन फॉर्मेशन का। ओसिफिकेशन मैंने आपको पहले बता दिया था, प्रोसेस ऑफ बोन फॉर्मेशन दैट बिगिंस अराउंड द थर्ड मंथ ऑफ फेटल लाइफ एंड कंटिन्यूज अंटिल लेट एडल्सेंस। बोन प्रोसेस क्या होता है कि ओसिफिकेशन क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ बोन, बोन का फॉर्मेशन होना कब से स्टार्ट हो जाता है? जब एक बच्चा अपनी माँ के वूम में होता है तो उसमें थर्ड मंथ में, यानी अगर हम बोलें तो 7 to 8 वीक से जो ओसिफिकेशन होता है वो स्टार्ट हो जाता है और ये कब तक चलता है? अंटिल लेट एडोलेसेंस तक। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ओसिफिकेशन। एंडोकॉन्ड्रल ओसिफिकेशन होता है, इसमें क्या होता है? बिगिंस विथ अ कार्टिलेज मॉडल। इसमें एंडोकॉन्ड्रल में क्या होता है? जो हमारी कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज मॉडल होता है, वो हमारा बोन में रिप्लेस होता है। तो हमारा जो ओस्टियोब्लास्ट सेल्स होती है वो हमारी ओस्टियोड सिक्रोड करती है, जो कि फ्लूइड होता है, विच इज मिनरलाइज्ड टू फॉर्म बोन। ये ओस्टियोड को सिक्रेट करती है हमारी ओस्टियोब्लास्ट सेल, जिसमें क्या होता है? बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जिससे हमारे बोन का फॉर्मेशन हो सकता है। उसके बाद प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर बनता है इन द मिडिल ऑफ लॉन्ग बोन। जो जितने भी हमारे लॉन्ग बोन होती है वहां पे उसके मिडिल में, लॉन्ग बोन के मिडिल में हमारे, क्या अभी डायग्राम देखते हैं तो समझ में आ जाएगा। तो लॉन्ग बोन के मिडिल में हमारे प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर बनता है। ठीक है। उसके बाद विल सेकेंडरी सेंटर डेवलप एट द एंड। और सेकेंडरी सेंटर जो होता है वो हमारे एंड में बनता है, जहाँ पे हमारा इपिफेजियल लाइन होती है उसके ऊपर। ठीक है। दोनों इपिफेजियल लाइन के बीच में हमारा प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर बनता है और जहाँ पे हमारा एपिफाइसिस होता है वहां पे हमारा सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर बनता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा था एपिफेजियल प्लेट रिमेन्स अंटिल स्केलेटल मेच्योरिटी। जब तक स्केलेटल मेच्योरिटी आती है तब हमारे एपिफेजियल जो प्लेट होता है वो आ जाता है, अलाउइंग फॉर लाइटनिंग ऑफ बोन। और ये हमारी जो बोन होती है, बोन को मजबूती, एक मजबूती मतलब प्रोवाइड करती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन। जो हमारा इंट्रा मेम्ब्रेनस ओसिफिकेशन होता है, इसमें क्या होता है कि जो जैसे हमारी लाइक द स्कल, जो हमारी फ्लैट बोन होती है वो इसमें पार्टिसिपेट करती है। ठीक है। तो हमारी जैसे स्कल की बोन हो गई, फ्लैट बोन होती है, बिगिंस विथ फाइब्रस मेम्ब्रेन। और ये कहाँ से बनती है? फाइब्रस मेम्ब्रेन से बनती है। वेयर ओस्टियोब्लास्ट सेल क्या करता है? एक स्पंज लाइक नेटवर्क का ट्रेवेक्यूले फॉर्म करता है। ठीक है। जिससे हमारे बोन का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद मल्टीपल ओसिफिकेशन सेंटर कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द स्कल। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं बोन ग्रोथ की, इसकी प्रोसेस क्या होती है। तो ग्रोथ प्रोसेस जो होती है, इनिशियली द स्केलेटन इज कंपोज्ड ऑफ कार्टिलेज। ठीक है। उसके बाद ओसिफिकेशन ट्रांसफॉर्म कार्टिलेज इनटू बोन थ्रू द फॉलोइंग स्टेप। उसके बाद जो हमारा कार्टिलेज, जो कार्टिलेज होता है वो बोन में आता है, किसके द्वारा? स्टेप अपन देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ अ कार्टिलेज मॉडल। पहले हमारा कार्टिलेज मॉडल बनता है जैसा कि ये है, ये हमारा एक कार्टिलेज मॉडल है। फिर डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर। उसके बाद हमारा ये जो प्राइमरी ओसिफिकेशन सेंटर है वो मिडिल में बनता है, जो हमारी बोन होती है
उसके मिडिल में। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर। उसके बाद हमारी सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर बनती है, ठीक है, जो हमारी यहाँ पे दिख रही सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर, लेकिन उससे पहले हमारे मेड्यूलरी कैविटी बनती है, ठीक है। सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर से पहले हमारा मेड्यूलरी कैविटी बनता है, उसके बाद सेकेंडरी ओसिफिकेशन सेंटर बनता है। और सेकेंडरी के बाद क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ मेड्यूलरी कैविटी, ठीक है। उसके बाद फ्यूजन ऑफ ओसिफिकेशन एरियाज एट एपिफेजियल प्लेट्स। उसके बाद जो हमारी ओसिफिकेशन एरिया होते हैं एपिफेजियल प्लेट्स के द्वारा फ्यूज हो जाती है दोनों, ठीक है। तो ये हमारा डायग्राम है उसका कि कैसे कैसे बनता है। उसके बाद स्केलेटल मैच्योरिटी की बात करें तो हम ओकर्स व्हेन ऑल कार्टिलेज इज रिप्लेस्ड बाय बोन, जो सारे कार्टिलेज होते हैं बोन में रिप्लेस हो जाते हैं। किस एज में, 18 से 25 की एज में। उसके बाद एनाबोलिक स्टेरॉइड कैन एक्सीलरेट स्केलेटल मैच्योरिटी, जो एनाबोलिक स्टेरॉइड हार्मोन होता है जो कि मेल में होता है, और ये हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या एक्सीलरेट करता है, किसको कर सकता है, स्केलेटल मैच्योरिटी को, पोटेंशियली लीडिंग टू शॉर्ट एडल्ट हाइट, जिसमें एडल्ट की हाइट होती है वो शॉर्ट हो जाती है। उसके बाद बोन रिमॉडलिंग की बात करें तो बोन की अगर हम डिफिनेशन देखें तो बोन जो हमारा होता है वो एक स्टैटिक एंड परमानेंट होता है, ठीक, हाईली मिनरलाइज्ड, स्टैटिक एंड परमानेंट, और ये कंटिन्यूअस रिमॉडल्ड होता रहता है हमारा बोन जो होता है। तो कंटिन्यूअस रिमॉडल होता है, बोन इज कॉन्स्टेंटली रिमॉडल्ड थ्रू आउट द लाइफ विथ एडल्ट 10% ऑफ स्केलेटल मास बीइंग रिप्लेस्ड एनुअली। जो 10% स्केलेटल मास होता है वो एनुअली रिप्लेस होता रहता है हमारा बोन में, ठीक है। और ये क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे बोन की शेप होती है उस टाइम पे बोन की ग्रोथ के टाइम पे शेप को मेंटेन कर सके। रिपेयर्स माइक्रो डैमेज फ्रॉम डेली एक्टिविटी, जो डेली एक्टिविटीज होती है हमारे बोन के डेवलप होने में, ग्रोथ होने में, उसको रिपेयर कर सके, ठीक है। एडजस्ट बोन डेंसिटी इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस फ्रॉम मसल्स, रेगुलेट्स मिनरल होम्योस्टेसिस बाय रिलीजिंग और एब्जॉर्बिंग मिनरल्स, ठीक है। ये इतने काम होता है। उसके बाद सेलुलर एक्टिविटी की बात करें, ओस्टियोक्लास्ट होता है जिसमें हमारे रिजर्व बोन एंड रिलीज मिनरल होता है। ओस्टियोब्लास्ट होता है जिससे हमारे न्यू बोन मैट्रिक्स बनते हैं। हार्मोन्स कुछ होते हैं जो बोन को फॉर्मेशन में, उनके ग्रोथ में हेल्प करते हैं, जैसे हमारा पैराथायरॉइड हार्मोन हो गया, पीटीएच जिसे बोलते हैं, एंड कैल्सिटोनिन हो गया जो हमारा रेगुलेट करता है एक्टिविटी ऑफ इन दोनों सेल को, ठीक है। ओस्टियोक्लास्ट और ओस्टियोब्लास्ट सेल की एक्टिविटी को ये दोनों हार्मोन हमारे कंट्रोल करते हैं। उसके बाद बोन रिपेयर या हीलिंग प्रोसेस की बात करें हम तो बोन रिपेयर occurs आफ्टर फ्रैक्चर्स प्राइमरली ड्राइवन बाय द पेरियोस्टियम व्हिच प्रोवाइड प्रीकर्सर फॉर ओस्टियोब्लास्ट। जो हमारी पेरियोस्टियम होता है वो प्रीकर्सर सेल प्रोवाइड करता है किसके लिए, ओस्टियोब्लास्ट के लिए, ठीक है। उसके बाद दो हीलिंग प्रोसेस जो होती है उसमें रीअलाइनमेंट ऑफ फ्रैक्चर बोन, जो हमारी बोन फ्रैक्चर हो जाती है उसका पहले अलाइनमेंट होता है, उसके बाद स्टेबलाइजेशन होता है, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ न्यू बोन होता है टिश्यू बाय ओस्टियोब्लास्ट के सेल के द्वारा, ठीक है। ओस्टियोब्लास्ट टिश्यू के द्वारा हमारे बोन टिश्यू का नए फॉर्मेशन होता है। कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं रिपेयर होने में, न्यूट्रिशनल फैक्टर हो सकता है, एज हो सकती है, बोन्स के टाइप्स हो सकते हैं कि किस टाइप का बोन है, लॉन्ग है, शॉर्ट है। उसके बाद प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन हो सकती है, ओस्टियोपोरोसिस डिसीज वगैरह नहीं होनी चाहिए, अगर वो होगी तो अफेक्ट करेगा हमारे बोन को रिपेयर होने में, कितना टाइम लग रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें हमारे बोन हीलिंग की स्पीड को, सक्सेस को अफेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट एंड ओस्टियोक्लास्ट के बारे में। तो ये तीनों एक दूसरे से क्लोजली इंटरेक्ट होते हैं ड्यूरिंग बोन रिमॉडलिंग के टाइम पे। जो ओस्टियोब्लास्ट होता है रिस्पॉन्सिबल होता है बोन फॉर्मेशन के लिए, जहाँ पे ओस्टियोक्लास्ट जो होता है वो रिजर्व ओल्ड बोन के लिए, जो हमारी ओल्ड बोन होती है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा, ओस्टियोक्लास्ट, ठीक है। क्लास्ट मतलब कट करना, ओके। उसके बाद ओस्टियोसाइट्स जो होते हैं डेराइव्ड फ्रॉम ओस्टियोब्लास्ट, रेगुलेट दिस प्रोसेस बाय सिग्नलिंग टू बोथ ओस्टियोब्लास्ट एंड ओस्टियोक्लास्ट। सी क्लास्ट रहेगा, यहाँ पे सी हट गया है, यहाँ पे ओस्टियोक्लास्ट रहेगा हेयर। उसके बाद देखते हैं हम सेलुलर रोल्स इन बोन रिमॉडलिंग। बोन रिमॉडलिंग के सेलुलर रोल देखते हैं कि जो सेल्स होती है हमारी वो बोन रिमॉडलिंग में उनका क्या क्या रोल होता है, ठीक है। तो पहला हमारा ओस्टियोब्लास्ट होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है सिंथेसिस करने के लिए और मिनरलाइज करने के लिए बोन को। उसके बाद जो ओस्टियोब्लास्ट सेल्स होती है वो सिक्रेट करती है ओस्टियोइड, जो हमारा फ्लूइड होता है,
विच इज द अनमिनरलाइज्ड होता है जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है बोन का। उसके बाद डिफ्रेंशिएट फ्रॉम मेकेनकाइमल स्टेम सेल एंड कैन बिकम ओस्टियोसाइट और लाइनिंग सेल्स आफ्टर कंप्लीटिंग देयर फंक्शन। ठीक है, ओस्टियोसाइट सेल बन जाती है ओस्टियोब्लास्ट जो होती है। उसके बाद ओस्टियोसाइट जो होती है मेच्योर ओस्टियोब्लास्ट को ही हम ओस्टियोसाइट बोलते हैं। ठीक है, जो इम्बेडेड होता है विद इन द मिनरलाइज्ड बोन मैट्रिक्स में। एक्ट एज मैकेन एक्ट एज मैकेनोसेंसरी के तरह ये एक्ट करता है, काम करता है। डिटेक्टिंग मैकेनिकल स्ट्रेन एंड माइक्रो डैमेज को डिटेक्ट करता है और उसको ये हील करता है। कम्युनिकेट विथ अदर बोन सेल्स थ्रू आउट द डेंड्राइटिक प्रोसेस एंड गैप जंक्शन फैसिलिटेटिंग सिग्नलिंग फॉर बोन रिमॉडलिंग। ठीक है, उसके बाद ओस्टियोक्लास्ट होता है हमारा जो कि लार्ज मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन रिसॉर्प्शन। ठीक है, derived होता है फ्रॉम मोनोसाइट एंड माइक्रोफेज lineage and are activated by signals from osteoblast and osteocytes। माइक्रोफेज क्यों बोला कि माइक्रोफेज जो होता है वो भी इंगल्फ करने का काम करता है और ओस्टियोक्लास्ट भी हमारा सेम काम करता है, उसको ब्रेक डाउन करने का और इंगल्फ करने का। ठीक है, उसके बाद रिजर्व बोन बाय सिक्रेटिंग एसिड्स एंड एंजाइम्स दैट डिजॉल्व द मिनरलाइज मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारा बोन रिमॉडलिंग का साइकिल होता है कि हमारी जो प्री ओस्टियोक्लास्ट सेल्स होती है वो वहाँ पे हमारी जो एक्टिव ओस्टियोक्लास्ट होती है वो इसको ब्रेक डाउन करती है, इंगल्फ कर देती है, रिजॉर्ब कर लेती है, मतलब ले लेती है। ठीक है, उसके बाद जो मोनोन्यूक्लियर सेल्स होती है वो हमारा रिवर्सल में जाती है, उसके बाद प्री ओस्टियोब्लास्ट बनता है, उसके बाद ओस्टियोब्लास्ट बनता है, उसके बाद मेच्योर ओस्टियोब्लास्ट बनता है जिसको हम ओस्टियोसाइट बोलते हैं और यहीं से हमारा नए सेल की नए जो बोन टिश्यू होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है।